हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो हमारा चैप्टर चल रहा था थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, इस चैप्टर में हमने कैलोरीमेट्री तक देख लिया था। आज हम चेंज ऑफ स्टेट से शुरू करेंगे। देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ही शायद कर पाएंगे इस आज के लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं हम चेंज ऑफ स्टेट से। चेंज ऑफ स्टेट इसे समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। अभी हमने क्या देखा था कि जैसे हमारे पास एक बीकर है, उसमें वाटर है, पानी का जार है कोई, जिसमें पानी है, और इसको हमने हीट किया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा था। इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सपोज पहले 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको हीट किया 40 डिग्री हो गया, +40 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, लेकिन ये पहले भी वाटर था और बाद में भी क्या रहा, वाटर रहा। ठीक है, सपोज इसको बहुत ज़्यादा हीट कर दें तो ये क्या होगा, मान लो हमने इसको हीट कर दिया 500 डिग्री पे, तो अब क्या होगा, क्या ये वाटर रहेगा? नहीं, ये स्टीम बन जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आया होगा जब ये वाटर से स्टीम बना होगा। ठीक है, कोई पॉइंट आया होगा, कहीं पे तो आया होगा। जैसे वाटर के केस में हमें पता है नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है। मतलब उस पॉइंट को जहाँ पे वो चेंज होता है एक स्टेट से दूसरी पे, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट। वो कहाँ पे होता है, उसको एनर्जी चाहिए, वहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज होगा कि नहीं होगा, ये सब देखेंगे। एक दूसरे पॉइंट पे भी स्टेट चेंज होती है जब हम इसको कूल डाउन कर देंगे, फ्रीज़र में रख दिया है तो ये आइस बन जाएगा, पर एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पे वाटर से आइस बनेगा, तो उसको भी चेंज ऑफ स्टेट में ही लेते हैं। ठीक है, और ये जो 100 डिग्री है और ये आइस के लिए 0 डिग्री है, ये वाटर के लिए होता है STP पे, याद रखेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अगर प्रेशर अप डाउन होगा तो नॉर्मल जो टेम्परेचर है हमारा वो भी अप डाउन होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अब इसके टर्म्स देख लेते हैं थोड़े से। जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएगा, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, यानी कि वो मेल्ट हो गया है। अगर उल्टा होगा, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, लिक्विड स्टेट थी और अब सॉलिड हो गया है, लिक्विड स्टेट थी अब सॉलिड हो गया है, यानी कि फ्रीज हो गया है। इसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? फ्यूज़न। अब कोई एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहाँ पे ये दोनों एग्जिस्ट किए होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में, उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, जहाँ पे ये दोनों बोथ एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमने अभी बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का फिक्स होता है STP पे, जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो। अब अगर प्रेशर अप डाउन होगा तो उस तरह से टेम्परेचर पॉइंट भी इनके डिक्रीज होंगे। जैसे कि अगर हम आइस की बात करते हैं तो आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, लेकिन वो होता है STP पे जब नॉर्मल प्रेशर हो, 1 एटमोसफियर प्रेशर। अगर इस पर प्रेशर ज़्यादा डाल दें हम, ठीक है, अगर इस पर प्रेशर ज़्यादा डाल दें, मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऐसे आयरन की, ठीक है, इससे प्रेस करके इस पर हमने प्रेशर ज़्यादा डाल दिया, तो अब क्या होगा, ये 0 डिग्री से अगर कम पे भी है, हो सकता है 5 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को दिखाने के लिए एक एक्टिविटी भी होती है कि जैसे ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ही ब्लॉक है, ठीक है, इन दोनों ब्लॉक के ऊपर हमने एक आइस ब्लॉक रखा है, ये एक आइस ब्लॉक है, और इस आइस ब्लॉक पे हमने दोनों साइड को एक वेट हैंग कर दिया है। ठीक है, जैसे इसको ऐसे मान लीजिए, इस ब्लॉक को 3D में थोड़ा इमेजिन किए, ठीक है, ये इस तरह है। अब इस पे हमने एक वायर से ऐसे, एक इस साइड और एक उस साइड, दो तरफ दो वेट हैंग कर दिए, 5 kg सपोज कीजिए, 5 kg हैंग कर दिए। तो अब क्या होगा, ये जो वायर है, ये जो वायर है यहाँ पे, इस वायर के जस्ट नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम पे मेल्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे वायर के नीचे का जो सरफेस है वो मेल्ट होती रहेगी, वायर नीचे को जाता रहेगा। तो ऐसे ऐसे वायर मान लो यहाँ पे आ गया, जैसे वायर यहाँ पे आया तो ये जो ऊपर की लेयर है, ये जो वाटर बनी थी, यहाँ से प्रेशर हट गया, ये दोबारा से फ्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर तो 0 से भी कम है ना। एग्जाम्पल के तौर पे -5 ही मान लीजिए कि -5 पे ये अब मेल्ट हो रही है। तो जब ये वायर नीचे निकल जाएगा तो ऊपर का जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है वाटर का, इसका आइस का, ये जो वाटर बना था ये दोबारा से आइस बन जाएगा। तो इस तरह करके क्या होगा, एक टाइम के बाद ये वायर पूरा क्रॉस हो जाएगा आइस से, बट आइस स्प्लिट नहीं होगी, ये दोबारा फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ ये हमने देख लिया, क्योंकि वायर के जस्ट नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो वो पार्ट कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो गया।
और इस प्रोसेस को दोबारा से जो ये फ्रीज हुआ, यानी कि रीफ्रीजिंग को, इसको बोलते हैं रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? रेगुलेशन। ठीक है, यही कारण है कि हम स्केटिंग भी कर पाते हैं। स्केटिंग जब हम करते हैं तो जस्ट बिलो जो स्केट्स के लेयर होती है आइस की, वो वाटर बन जाती है, तो वो लुब्रिकेंट का काम करती है एक तरह से। ठीक है, तो उस वजह से हम स्केटिंग कर पाते हैं। तो ये बात हुई सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने वाले पार्ट। अब जब लिक्विड से वेपर में चेंज होता है, लिक्विड से वेपर में चेंज होता है, तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? वेपराइजेशन। और जब उल्टा होगा वेपर से लिक्विड में, जब वेपर से लिक्विड में चेंज होगा, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और दोबारा से फिर वही बात हुई कि वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों, ये लिक्विड एंड वेपर दोनों को एग्जिस्ट करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें बोला था मेल्टिंग पॉइंट, इसमें बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। सेम उसकी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, बट डिपेंड करता है प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड रहना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, नहीं तो वो भी अप डाउन होता है। एक चीज़ होती है जब डायरेक्टली, इसको याद रखेंगे, जब डायरेक्टली क्या होता है कि सॉलिड से वेपर में चेंज होता है या फिर वेपर से सॉलिड में चेंज होता है, बीच में लिक्विड वाली स्टेट नहीं आती, सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर एंड वाइस वर्सा। तो इस स्टेट, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ तक समझे? ये तो था मतलब इनकी टर्मिनोलॉजी थी कि किसको क्या बोलते हैं। अब होता क्या है, जैसे हम एक ग्राफ देखते हैं पहले, उससे शायद थोड़ा समझना है। जैसे ये कोई ये इधर टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है, और ये हीट गिवन कि हम जो उसको हीट दे रहे हैं किसी भी हीट को। अब मान लो नॉर्मली उसके पास इतनी हीट है और टेम्परेचर ये है, ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे इंक्रीज होगा कि जैसे जैसे हम हीट देंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। लेकिन जब फ्रीजिंग पॉइंट, वो मेल्टिंग पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, तो अब और हीट देने पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, कब तक नहीं होगा? जब तक स्टेट पूरी तरह चेंज नहीं हो जाएगी। सारी हीट कहाँ पे जाएगी? चेंज ऑफ स्टेट में। अब एक बार स्टेट चेंज हुई, दोबारा से फिर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता है। जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा फिर से क्या होगा? सेम, सारी हीट जाएगी चेंज ऑफ स्टेट पे, और एक बार चेंज ऑफ स्टेट हुई फिर दोबारा से इंक्रीज होना शुरू। ठीक है, तो इस ग्राफ को याद रखेंगे। ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये क्या है? चेंज ऑफ स्टेट है, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट में क्या ध्यान रखना है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बस सारी एनर्जी जो है वो कहाँ यूज़ होएगी? स्टेट को चेंज करने पे। अब जब टेम्परेचर, हीट के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा था, तो हमने क्या रिलेशन देखा था कि जो हीट गिवन है, जो हीट गिवन है, जैसे डेल क्यू गिवन है, तो वो इक्वल टू होती थी एम एस डेल टी के, यानी कि मास ऑफ द सब्सटेंस, ऐसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये रिलेशन था। अब जब स्टेट चेंज होगी टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, यानी कि ऐसे समझिए आप कि हमारे पास एक आइस है, आइस क्यूब है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब अगर हम इसको हीट करते हैं ना, तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक ये पूरा आइस वाटर नहीं बन जाएगा। पहले ये आइस वाटर बनेगा 0 डिग्री पे ही, और अब टेम्परेचर चेंज शुरू होएगा। अब एक बार ये वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब जो फर्दर हम हीट देंगे तो इस रिलेशन के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होना शुरू होएगा। बट जब ये चेंज ऑफ स्टेट हुआ, इस बीच में टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, पर हमने हीट तो दी है, तो फिर ये हीट कहाँ गई? ऑब्वियसली स्टेट चेंज करने में काम आई, पर रिलेशन क्या होगा कि कितने मास का स्टेट चेंज कर सकती है, उसके लिए कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह की हीट को पहले तो नाम एक बार देख लेते हैं, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, जो यूज़ में आती है चेंज करने के इसको, स्टेट को। ठीक है, तो लेटेंट हीट दो तरह की होती है, क्योंकि दो तरह की स्टेट चेंज होती है। एक स्टेट चेंज होती है जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है। ठीक है, जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो जो हीट चेंज, जब स्टेट चेंज होगी, इसको कोएग्जिस्ट स्टेट को क्या नाम दिया था हमने? मेल्टिंग पॉइंट। और इसकी लेटेंट हीट को नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसे LF भी लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम? LF। ठीक है, लेटेंट हीट को L लिखते हैं बेसिकली। सेकंड, जब लिक्विड से गैस, या वाइस वर्सा भी है,
सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जब लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड होएगी, लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड होएगी, तो इस में बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसको बोलेंगे एलवी। ठीक है, एलवी। तो ये दो तरह की हीट होती हैं बेसिकली, इनके नाम देख लिए। अब इनका रिलेशन देखते हैं। जो इनका रिलेशन होता है, जैसे वो हमने क्यू हीट दी है, डेल क्यू हीट दी, जो भी लिखना है वो होता है एम, क्यू इक्वल्स टू एम और एल। ठीक है, ये होता है मास इंटू लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होगी वो देखना पड़ेगा। जैसे जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो लेटेंट हीट होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तब ये रिलेशन बन जाएगा क्यू इक्वल्स टू मास इंटू एल एफ। सिमिलरली दूसरे केस में ये बन जाएगा डेल क्यू इक्वल्स टू एम एल वी। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन हर सब्सटेंस की अपनी एक फिक्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कितने मास के लिए कितनी हीट की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर वाटर का, जैसे वाटर का क्या होता है, वाटर का फिक्स होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वाटर की, एल एफ जो होती है वो होती है 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, यूनिट चेक कर लेंगे जूल पर केजी क्यू आई, क्योंकि एल एफ एल निकालेंगे तो एल क्या होगा, क्यू बाई एम, क्यू की यूनिट होती है जूल और एम की केजी। ठीक है, तो एल वी क्या क्या है इसका 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, ये वैल्यू है। अब जैसे कोई हमें बताएगा कि इतनी हीट दी, तो हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे कि कितने मास का वो चेंज कर सकती है। ठीक है, इसको सारे कंडीशंस को समझने के लिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जैसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि हमारे पास 0.15 kg आइस है, कितने पे 0 डिग्री सेल्सियस। इसको मिक्स किया हमने 0.30 kg वाटर के साथ, ये है 50 डिग्री सेल्सियस पे। रिजल्टिंग टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर TF लिख देते हैं यहाँ पे, फाइनल टेम्परेचर आया है 6.7 डिग्री सेल्सियस। ये पूछ रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताओ आइस की, एल एफ ऑफ आइस, आइस या वाटर कुछ भी कहिए, एल एफ ऑफ आइस। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। हमारे पास इतना आइस है, इतना वाटर है और टेम्परेचर आया है ये। ठीक है, अब पहले तो ये देखते हैं इतने आइस को वाटर में चेंज होने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो हीट रिक्वायर्ड बाई आइस इक्वल टू कितनी होगी, एम एल। एम क्या है 0.15, एल हमें पता नहीं है, अभी एल वी लिख लेते हैं, एल एफ इसको लिख लेते हैं नॉर्मली। इतनी हीट चाहिए। वाटर कितनी हीट देगा, वाटर का हमें पता है कि 50 डिग्री पे है और उसको कहाँ पे आना है, 6.7 डिग्री सेल्सियस पे आना है। ठीक है, तो डेल क्यू कितनी होगा, डेल क्यू एनर्जी, हीट एनर्जी वो कितनी होगी, ये भी क्यू ही है, इसको हीट लिख दिया, ऐसे लिख दिया। डेल क्यू क्या होगा, एम कितना है 0.30, एस कितना होता है वाटर का पता है हमें, एस होता है वाटर का, अगर हम जूल में बात करें तो 4186 जूल पर केजी पर केल्विन इंटू 50 से 6.7 आया है। ठीक है, इतनी हीट इसने रिलीज की है टोटल, तो ये हो जाएगी 0.3 इंटू 4186 इंटू 43.3, ये टोटल हीट है। इसमें से इतनी हीट इसको चाहिए चेंज होने के लिए। अब जब एक बार ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये पहले आइस था, ये पहले भाई आइस था, ठीक है, इसको इतनी हीट मिली, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बन चुका है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बन चुका है, और जाना कहाँ तक है इसको, 6.7 डिग्री सेल्सियस तक। तो उसके लिए और हीट चाहिए इसको, वो कितनी चाहिए, ये Q1 मान लीजिए, ये Q2 मान लीजिए, Q2 चाहिए इसको। अभी वाटर बन चुका है और इसका मास कितना है 0.15 है, इंटू एस की वैल्यू क्या है, वही 4186, इंटू टेम्परेचर कितना चेंज है, डेल टी कितना है 6.7 माइनस 0, तो इसको इतनी हीट चाहिए। Q2 क्या आ गया 0.15 इंटू 4186 इंटू 6.7। तो बेसिकली Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। टोटल हीट इतनी दी उसने और इतनी इसको चाहिए, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू होगा किसके, डेल क्यू के। ठीक है, लिख लेते हैं थोड़ा सा, अब लिख लेते हैं यहाँ पे
Q1 क्या है 0.15 LF प्लस 0.15 4186 इंटू 6.7 इक्वल्स टू 0.30 इंटू 4186 इंटू 43.3 इंटू 43.3। ठीक, ये पूरा टर्म तो कॉन्स्टेंट है, इसको उधर ले जाएंगे, निगेटिव माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.15 LF इक्वल्स टू। अच्छा, पहले कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, 0.15 से इसको डिवाइड करेंगे पूरे को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गया। अब LF क्या बचा, 2 इंटू 4186 इंटू 43.3 माइनस 4186 इंटू 6.7। इधर से 4186 कॉमन ले लेंगे, 4186 अंदर क्या बचा, ट्वाइस ऑफ दिस 86.6 निगेटिव 6.7। ठीक है, तो LF क्या बचा 4186 इंटू, ये जब माइनस करेंगे तो 79.9 समथिंग बचेगा। ठीक है, तो LF हुआ 4186 इंटू 79.9। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 334461.4 समथिंग लाइक दैट। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.34 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगी, वही जूल पर केजी। ठीक है, तो ये आ गया LF। तो इस तरह इसके सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे कि पहले तो ये था LF फॉर वाटर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे, आगे हम आराम से देखते रहेंगे क्या क्वेश्चन होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू दोस्तों।